नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। दोस्तों, पॉलिटी की क्लासें लगातार चल रही हैं और लास्ट क्लास जो हुई थी हमारी, वह मौलिक अधिकार को लेकर पहली क्लास हम करा चुके हैं। और मौलिक अधिकार की उस क्लास में जो इससे पहले कल हमने क्लास कराई थी, रोज़ 8 बजे हमारी ये क्लास आपको उपस्थित होती है, ठीक है। और हमारी जो लास्ट क्लास थी, इस क्लास में हमने संविधान के मूल अधिकारों का परिचय कि मूल अधिकार क्या होते हैं, अधिकार मूल अधिकार में अंतर, मौलिक अधिकारों को मूल अधिकार क्या कहा, संवैधानिक स्थिति मूल अधिकारों की क्या है, मूल अधिकारों की मांग किस तरीके से पड़ी और मूल अधिकार से देश पर और व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, संविधान में इसकी स्थिति क्या है, राष्ट्रपति का इस पर क्या दबदबा है और संसद इस पर क्या कानून बना सकती है। इन बातों को लेकर हमने चर्चा की और कितने प्रकार के मूल अधिकार होते हैं, पहले कितने मूल अधिकार होते थे, कौन से अमेंडमेंट के अंतर्गत किस अधिकार को हटाया गया, ठीक है। और उसी के साथ साथ आर्टिकल 12 में राज्य शब्द की परिभाषा, आर्टिकल 13 में असंगत और अल्पीकरण कि मूल अधिकारों को असंगत कैसे किया जाता है और अल्पीकरण कैसे किया जाता है, आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार को लेकर विधि के समक्ष समानता व विधि के समान संरक्षण, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 आज आपके सामने है। और इससे आगे जो हम जहाँ तक क्लास हमारी रहेगी उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो हम एक क्लास इसकी बना चुके हैं, आज दूसरी क्लास हमारी जो है मूल अधिकार को लेकर है, भाग 3 क्लास नंबर 2। आर्टिकल 12 से 35 तक इसका जिक्र है, ठीक है। 6 मूल अधिकार व्यक्ति को दिए जाते हैं जिनके लिए वह अपील कर सकता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। वो कल की हम बात कर चुके हैं पूरे में। तो आज जो हम समझने वाले हैं वह समझने वाले हैं बिल्कुल डिटेल से। आज जो हम समझने वाले हैं बिल्कुल डिटेल से समझने वाले हैं इन आर्टिकलों को। ऐसा आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, ना ही आपने इतना अच्छे तरीके से इसको एनालिसिस किया होगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है भाई। तो देखिए, हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 15, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, ये चीज़ सब पढ़ते हैं। वह जन्म स्थान के आधार पर किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति भारत में ऐसा नहीं होगा जो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किया जाएगा। ये विदेशियों को भी अधिकार प्राप्त है, ये भारतीयों को भी अधिकार प्राप्त है, ठीक है। उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। इसमें क्लोज बनाई गई हैं 5। हम इसे कह सकते हैं 15 की ए, 15 के बी, 15 के सी, 15 के डी और 15 के ई। ये क्यों क्लोज है? अब सपोज करिए कि किसी को भी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, परंतु आपने अभी भी एक कुरीति देखी होंगी कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम मूवी देखने के लिए जाते हैं सिनेमा हॉल पर, तो वहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों और महिलाओं को एडल्ट मूवी देखने के लिए मना कर दिया जाता है। कहीं ऐसा होता है कि कुछ सीरियल बच्चों के लिए मना कर दिए जाते हैं, कुछ होटल, कुछ रेस्टोरेंट, कुछ आपके सार्वजनिक स्थल, उन पर भी महिलाओं और बच्चों के लिए अलाउ नहीं होता, कुछ व्यक्तियों के लिए अलाउ नहीं होता। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वह मूल अधिकारों का उनका हनन हो रहा है? नहीं, इसके पीछे एक रीज़न है। जब कभी किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए या किसी भी महिला या बच्चों के वर्ग के उत्थान के लिए या उनके समूह के उत्थान के लिए अगर अल्पीकरण किया जा रहा है तो उनका जिक्र संविधान के इन आर्टिकलों में है। देखिए, अब इसमें हम समझते हैं इसी चीज़ को। आर्टिकल 15 के ए में धर्म, मूल, वंश, जाति के स्थान पर लिंग पर भेदभाव नहीं किया गया, ये बात ए में की गई है। आर्टिकल बी में दुकान, होटलों, सार्वजनिक स्थलों, मनोरंजन स्थल और कुओं, तालाबों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ तक की बात तो ये है, भेदभाव नहीं किया जाएगा। पता चला कि हम तालाब पर पानी भरने जा रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति भी तालाब पर पानी भरने के लिए आ सकता है। हम सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए जा रहे हैं तो दूसरी जाति का भी वह मूवी देख सकता है, परंतु इनमें बाउंड है कि आर्टिकल सी में कहा गया है महिला और बच्चों के उत्थान के लिए हम भेदभाव कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? 15 के सी में दिया गया है महिला और बच्चों के उत्थान के लिए मूल अधिकारों पर हम भेदभाव कर सकते हैं, बाउंड लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ही कहा गया आर्टिकल डी में, ठीक है, आर्टिकल 15 के डी में कहा गया एससी और एसटी के उत्थान के लिए आरक्षण की व्यवस्था। यानी कि कुछ जगह ऐसा होता है कि आर्टिकल 15 में क्या है, इनको आरक्षण दिया गया है, किसके अकॉर्डिंग? यहाँ जिक्र होता है आर्टिकल के 15 के लिए। मतलब ऐसा है कि कुछ ऐसी जातियाँ थी कि उस समय पर जो है आरक्षण मतलब बनाया गया, परंतु आज स्थिति ऐसी है कि उनको आरक्षण जो है डाउन। ऐसा मान के चलिए कि आपका एक मकान ये बना हुआ है, एक मकान ये बना हुआ है, एक मकान ये बना हुआ है, एक जाति ये बनी, एक जाति बनी, तो ये तो नीचे नहीं आ सकते, परंतु इनको उत्थान करके इनको थोड़ा सा उठाकर इनके बराबर ला सकता, उसी को हम क्या कहते हैं? आरक्षण।
इसलिए आरक्षण जो है अभी तो हटने वाला है नहीं, इस बात को अपने दिमाग में रखें। तो ये किसके लिए? इनके उत्थान के लिए, एससी और एसटी के उत्थान के लिए जो है आरक्षण दिया गया है। तो या तो किसी के उत्थान के लिए रोका जा सकता है या उनको आरक्षण दिया सकता है। इसी की बात करें तो आर्टिकल 15 के ई में शैक्षणिक केंद्र संस्थानों में भी उत्थान के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। ठीक है, तो ये तो था आर्टिकल 15, इन सबको नोट कर लीजिए कि इसमें क्या है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं हम आर्टिकल 16 में, यानी कि आर्टिकल 16 क्या है हमारा। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषय में अफसर की स्वतंत्रता, यानी कि अफसर की समानता, स्वतंत्रता क्या है, सॉरी समानता, यानी कि अगर राष्ट्रपति का पद है तो हमें सबको वहाँ पर अप्लाई करने का अधिकार है। ठीक है, हमें यहाँ पर सेवा भाव करने के लिए पूरी तरीके से सबको मतलब अधिकार है कि हम किसी भी तरीके से हम वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 16 के में रोजगार में अफसर की स्वतंत्रता या समानता, यानी रोजगार में सबको अफसर की समानता मिलेगी। ठीक है, अगर हम आर्टिकल 16 के बी में लिखें, ये भी 16 है, ये भी 16 का बी, ये भी 16 का सी, और यहाँ पर भी 16 का डी, और ये 16 का ई, और ये 16 का एफ। तो हम यहाँ बात करते हैं कि नियुक्तियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि आर्टिकल 16 में कहा गया है कि भारत के अंदर किसी व्यक्ति को जो है उसकी नियुक्तियों को लेकर जो है भेदभाव नहीं किया गया, सबको वहाँ पर समानता है। ठीक है, आर्टिकल 16 में के सी में क्या कहा है, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में संघ और राज्य सरकारों में नौकरियों में अफसरों में जो है प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि ये थोड़े बैकवर्ड है, हिल क्षेत्र है, पूर्वोत्तर क्षेत्र है, तो इनको जो है यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी सरकारी नौकरियों में। ठीक है, इस बात को भी यहाँ पर एंटर कर लेना आप। ठीक है भाई, आर्टिकल 16 के डी में क्या है, अल्पसंख्यकों की नियुक्ति में आरक्षण, यानी क्या है, अल्पसंख्यकों की नियुक्ति में आरक्षण जो है, यानी कि जो पिछड़े वर्ग लोग हैं उनकी नियुक्तियों में जो है आरक्षण दिया जाएगा। आर्टिकल ई में क्या है, ये मोस्ट है मेरे हिसाब से, बहुत इंपॉर्टेंट है, धार्मिक संस्थाओं में धर्म के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। मान के चलिए अगर किसी मंदिर में किसी पुजारी की आवश्यकता है, किसी मंदिर में किसी पुजारी की आवश्यकता है, तो सबसे पहले जो है उस धर्म के व्यक्ति को, या किसी क्लर्क की जरूरत है तो सबसे पहले उस धर्म के लोगों को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद में दूसरे धर्मों के लोगों को जो है उस मंदिर या उस मस्जिद या उस ट्रस्ट में जो है प्राथमिकता देने की बात की जाएगी, मगर सबसे पहले उसी धर्म के लोगों को। ठीक है, क्योंकि उसको उसके धर्म के बारे में पता होगा। तो ये बात थोड़ी कही गई है किसमें, 16 के ई में, धार्मिक संस्थाओं में नियुक्तियों को लेकर धर्म के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी पहले। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें, नया केस यहाँ निकल का है 16 का एफ, क्या निकल का है, 16 का एफ, EWS के प्रति आरक्षण, ये है बढ़िया। यानी ये क्या है कि बहुत सारी स्वर्ण कास्ट ऐसी हैं, जनरल कास्ट ऐसी हैं जिनको आरक्षण नहीं मिलता। ठीक है, जिनको आरक्षण नहीं मिलता, तो सरकार ने क्या कहा, सरकार ने कहा 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया, 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया, और उसमें क्या गया, EWS, यानी कि EWS का मतलब यहाँ पर यह है कि जितने भी जनरल में, स्वर्ण कास्ट में जितने भी लोग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़ी जाति के हैं, तो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं जनरल कास्ट में, तो उनको भी 10% का आरक्षण दिया जाएगा सीटों में। ठीक है, 10% का आरक्षण दिया जाएगा सीटों में। तो ये तो था आर्टिकल 15 और 16, शायद आपको इसकी डिटेल समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 17 क्या है और आर्टिकल 18 की बात क्या करते हैं। ठीक है, आप इत्मीनान से समझते रहना इस चीज़ को, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ देख लीजिए, आप अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे इसको, और अच्छे तरीके से ये आपने दिमाग में बैठा भी लिया होगा, और इसको नोट भी कर लेना आप वीडियो को रोक कर। ठीक है, या तो हैंड टू हैंड नोट कर लिया करो, या फिर समझ लिया करो पहले, और फिर इसको वीडियो को रोक कर जो है नोट कर लिया करो। अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 17 में। अब हम जो बात करने वाले हैं वो किस में करने वाले हैं, आर्टिकल 17 में। बच्चे को पता है इसमें क्या है, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत है इसमें। इसे हम कह सकते हैं छुआछूत का अंत, हम इसे ये भी बोल सकते हैं, ये भी हम इसको बोल सकते हैं, छुआछूत का अंत। तो बेटा इसको आप समझ लीजिए, मैं थोड़ा इंक डाल लेता हूँ, पहले आप इसको देखिए क्या था कि किसी भी व्यक्ति को अस्पृश्यता, सबसे पहले क्या है कि भेदभाव खत्म किया जाए, किस चीज़ का, अस्पृश्यता का। कोई अब SC जाति या कोई भी ST जाति का या कोई नीची कास्ट या कोई ऊंची कास्ट में नहीं है, कोई भी अब भेदभाव नहीं रखेगा। सबसे पहले जो है गांधी जी ने इस चीज़ के ऊपर जिक्र किया, और उसके बाद में BR अम्बेडकर ने इसमें किया। परंतु हमारे संविधान में क्या किया गया, हमारे संविधान में इसके लिए विधि बना दी गई। क्या बना दी गई, विधि बना दी गई, विधि आयोग। विधि आयोग ने क्या काम करा इसमें क्या काम करा विधि आयोग ने, सबसे पहले तो इसके लिए विधि बनाई गई, यानी कानून बनाया गया अस्पृश्यता अंत के लिए। अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता अंत को लेकर, अस्पृश्यता को लेकर अगर भेदभाव अभी भी रखता है, तो उसे विधि आयोग के अंतर्गत दंड दिया जाएगा। और विधि आयोग में इसके निवारण के लिए क्या कहा गया, इसको अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, इसके लिए कानून बना, अधिनियम 1955।
इसके लिए क्या कानून बना बेटा 1955, यानी कि आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के अंत को छुआछूत का अंत किया गया और इसमें विधि आयोग ने इसके ऊपर कानून बनाया गया। उस कानून का नाम रखा गया अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। परंतु हुआ क्या, इसका गलत इफेक्ट पहुंचा लोगों पर। इसका इफेक्ट जो पहुंचा लोगों पर गलत पहुंचा। इसका रीजन ये था कि अस्पृश्यता निवारण का मतलब केवल छुआछूत का निवारण है, इसलिए इसमें जो है 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसका नाम बदल दिया गया। क्या कर दिया गया, नाम बदल दिया गया और नाम बदल करके इसका क्या रखा गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम इसको किया गया। ठीक है भाई, तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया यहां से कि अस्पृश्यता का अंत कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत कहा गया। ठीक है, फिर इसका मतलब है इसमें कानून किसने बनाया, तो विधि आयोग ने कानून बनाया और उस कानून का नाम क्या है, उस कानून का नाम है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। अगर अब भी कोई अस्पृश्यता के चलते, छुआछूत को चलते भेदभाव वाली बात रखता है तो उसको संवैधानिक अधिकार तो दिया ही गया है, संविधान में तो मतलब गुनहगार है, परंतु उसे विधि आयोग के अनुसार दंडनीय अपराध भी है, उस पर दंडनीय अपराध भी है। ठीक है भाई, इसलिए इसको नाम बाद में जो है ये केवल अस्पृश्यता के ध्यान में रखते हुए बाद में 1976 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। इस बात को आप अच्छे से नोट कर लेना बेटा, बहुत अच्छे से इसको नोट कर लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 18 में। आर्टिकल 18 में बेटा क्या है, आर्टिकल 18 में आपको सबको पता है इसमें है उपाधियों का अंत। क्या है, उपाधियों का अंत। ठीक है बेटा, आपको सबको पता है यहाँ पर क्या है, उपाधियों का अंत है। परंतु इसमें भी एक नोटिस किया गया, इसमें भी एक बात की गई थी। उपाधि किस प्रकार की, एक तो शैक्षणिक व एक सैन्य, एक तो शैक्षणिक व सैन्य उपाधियों को छोड़कर। ठीक है भाई, कैसी कैसी उपाधियों को छोड़कर, एक तो शैक्षणिक उपाधि को छोड़कर और एक सैन्य उपाधियों को छोड़कर जो है हम सभी उपाधियों का अंत। जैसे पहले किसी को शेर खां कह देते थे तो ये खत्म, किसी को बब्बर शेर कह देते थे, किसी को मतलब राजवीर कह सकते थे, किसी को धर्मवीर कहते थे, धर्म का वीर। ठीक है, इस तरीके से किसी को शेर खां कह देते थे। ठीक है, इस तरीके से किसी को महा कह देते थे, महामान कह सकते थे, किसी को ऐसा मान को अंगरक्षक कह देते थे, किसी को प्रिय दर्शन कह देते थे। ऐसी उपाधियों को बिल्कुल खत्म कर दिया, जिससे क्या था, ऊंच नीच वाली स्थिति देखी जा रही थी। तो संविधान में सबको बराबर स्थिति में रखा गया और पहली बात यह कि ऊंच नीच कोई नहीं है। जब उपाधि नहीं होंगी तो उसमें हमें किसी के भी सारांश का पता नहीं चलेगा। तो इसका क्या हुआ कि इसके विरोध में एक बालाजी राघवन थे एक व्यक्ति। ठीक है, बालाजी राघवन, उन्होंने 1954 में कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। किसके प्रति, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के, परमवीर चक्र, पद्म पुरस्कार, भारत रत्न, ऐसे पुरस्कारों के लिए जो है उन्होंने याचिका दायर कर दी। जब उपाधियों का अंत किया गया है तो हम क्यों बोलते हैं भारत रत्न प्राप्त, यानी भारत रत्न प्रधानमंत्री और भारत रत्न प्राप्त एपीजे अब्दुल कलाम, इस तरीके से, तो ऐसा हम क्यों बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको जवाब दिया, कि बेटा ये उपाधियाँ नहीं हैं, ये बेटा उपाधियाँ नहीं है। क्यों नहीं उपाधियाँ, क्योंकि तुमने सद्दाम सर की क्लास तो पढ़ी ही नहीं। चलिए जाइए सद्दाम सर की क्लास पढ़िए और उसमें पता चल जाएगा आपको कि वो उन्होंने उपाधि नहीं बताई है, ये क्या बताए हैं, सम्मान बताए हैं। क्या बताए हैं, सम्मान बताए हैं। तो ये क्या होते हैं, सम्मान होते हैं। यानी क्या होते हैं ये सम्मान होते हैं बेटा। ठीक है, यानी कि उपाधियों का अंत किया गया, सम्मान का अंत नहीं। तो इतने पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण, भारत रत्न, ये सब क्या है, सम्मान है, ना कि उपाधियाँ। तो जैसे ही बालाजी राघवन पहुंचे 1954 में, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, जाइए और सबसे पहले जो है सद्दाम सर की क्लास पढ़ी है और उसमें देखिए सद्दाम सर ने पूरी बात जो है अच्छे से बताई है। उन्होंने बताया है ये बात कि भाई यह उपाधि नहीं है, ये क्या है, ये केवल सम्मान है और सम्मान जो है कभी भी समाप्त नहीं किए जा सकते। इस वजह से भारत सरकार जो है इन्हें सम्मान के रूप में जो है ये पुरस्कार देती है। तो बालाजी राघवन को समझ में आ गया, कह रहे जी सर मैं बिल्कुल देखूंगा जाकर। ठीक है, तो अब ये तो थे हमारे आर्टिकल 17 और 18, ये मैं मानता हूँ आपको समझ में आ गया। तो हमारा एक मूल अधिकार जो था समानता का अधिकार, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो मूल अधिकार में समानता के अधिकार में क्या है, 14 में विधि के समक्ष समानता और संरक्षण, 15 में धर्म जाति लिंग वंश के आधार पर संरक्षण, 16 में अवसर की स्वतंत्रता, 17 में जो है अस्पृश्यता का छूट, 18 में जो है उपाधियों का अंत। क्लियर 12 में जो है वो परिभाषा है राज्य शब्द की, 13 में जो है अल्पीकरण और आपका असंगत विधि है। ठीक है, सारों को रिवाइज हमने यहाँ पर कर लिया। अब हम बात करते हैं आपका मूल अधिकार नंबर 2, स्वतंत्रता। यानी क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है भाई, इस चीज़ को समझ लेंगे, इस चीज़ को बेटा समझेंगे क्या है। तो देखिए
हमारा मूल अधिकार नंबर 2 है और वो क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार बेटा। और ये क्या है आपका? ये 19 से लेकर ये कहाँ तक है बेटा? ये 22 तक है। ये कहाँ तक है? 19 से लेकर 22 तक। देखिए 19, 20, 21, 22, इसमें 4 अधिकार हैं। इसमें कितने हैं? 4 अधिकार। क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताई थी 55, 5, 42, 42, 1। ठीक है, तो पहले में हो गए 5, दूसरे में हो गए 4, दूसरे में हो गए 2, तीसरे में हो गए 2, चौथे में हो गए 4, और 5वें में हो गए आपके 2, और छठे में हो गए 1। तो 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। 6 प्रकार के जो है बेटा मूल अधिकार हैं यहाँ। तो स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आर्टिकल 19 की। ठीक है, आर्टिकल 19 में क्या है? तो आर्टिकल 19 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है? आर्टिकल 19 में अगर हम बात करें इसमें आर्टिकल 19 में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? इसको जो है ना, आर्टिकल 19 को या स्वतंत्रता के अधिकार को संविधान का मेरुदंड भी कहा जाता है। क्या कहता? संविधान का मेरुदंड। तो सबसे पहले आप ये समझिए, स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि आर्टिकल 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। कैसी थी? 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। परंतु क्या हुआ? 44वां अमेंडमेंट हुआ, संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संशोधन हुआ? 44वां। और कब हुआ? 1978 में। तो इसमें क्या किया गया बेटा? इसमें किया गया जो हमारा 19 का एफ था, 19 का एफ जो क्या था? संपत्ति का अधिकार। कैसा था? संपत्ति का अधिकार। ठीक है बेटा, इसको जो है क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और इसको कहाँ ले जाकर रखा गया? इस 19 को कहाँ लेकर जाकर रखा? भाग 12 आर्टिकल 300 का ए में क्या बना दिया गया? इसको विधिक अधिकार बना दिया। विधिक अधिकार बना दिया गया बेटा। कैसा अधिकार बना दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया। इस बात को पहले समझ लो, क्या स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 19 से 22 तक है। आर्टिकल 19 में जो है 7 प्रकार के अधिकार थे, स्वतंत्रता थी। परंतु 44वां अमेंडमेंट हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ। उसमें 19 के एफ को खत्म कर दिया गया, जो संपत्ति का अधिकार था, मूल अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। इसका जिक्र आर्टिकल 31 में भी है बेटा। और भाग 12 के 300A के आर्टिकल में इसे विधिक अधिकार बना दिया। कैसा बना दिया? विधिक अधिकार। अब हम बात करते हैं, रह कितने गए? वर्तमान में 6 रह गए। अब हम 6 की क्लोज की बात कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं 19 के ए की। 19 के ए की, इसमें 2 क्लोज है। एक तो बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता। यहाँ पर है प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है बेटा। अब मैं इस पर बताता हूँ बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता क्या है। कोई भी व्यक्ति अपने मनोविचारों को बोलकर लिखकर ठीक है, संकेतों के द्वारा ठीक है, छापकर प्रस्तुत कर सकता है। इसका मतलब ये है यहाँ बोलने की स्वतंत्रता मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति जो है अपने मनोविचारों को जो है पेश कर सकता है, कोर्ट के सामने भी या कहीं भी पेश जो कर सकता है, वो लिख के कर सकता है, बोल के कर सकता है, रिकॉर्ड करके कर सकता है, छाप कर सकता है। ये पूरी प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता आप जानते हो, प्रेस यानी कि न्यूज़ जो है, इसको भी स्वतंत्रता है यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं 19 के बी की। 19 के बी में क्या है? शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्रित व सभा बनाना। ठीक है बेटा, मैं बोल भी रहा हूँ आपको, अगर लिखने में कोई दिक्कत हो रही हो तो 19 के बी में क्या है? शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्रित होना व सभा बनाना। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें 19 के सी की, अगर 19 के सी की हम यहाँ बात करें तो 19 के सी में बेटा क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। कैसी? संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो कैसी स्वतंत्रता है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। अगर मैं 19 के डी की बात करूं बेटा, तो 19 के डी में देश के किसी भी स्थान में आवागमन करने की, देश में कहीं भी आवागमन करने की। पहले जम्मू कश्मीर को छोड़कर हुआ करता था, मगर अब ये सब जगह है। तो क्या है? ये देश में कहीं भी आवागमन करने की स्वतंत्रता, यानी कि आना जाने की स्वतंत्रता। अब यहाँ से ई की बात करें, 19 के ई की, तो 19 के ई की बात करें तो निवास में बसने की स्वतंत्रता, यानी देश में कहीं भी
कहीं भी निवास व बसने की स्वतंत्रता, निवास व बसने की स्वतंत्रता। ठीक है भाई, निवास व बसने की स्वतंत्रता। अगर हम 19 के मतलब एफ को तो ख़त्म कर दिया, तो अब क्या बचा, जी बचा। तो 19 के जी में क्या है, अपने मतलब अपनी जीविका चलाने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, यानी कि जीविका चलाने के लिए क्या है, व्यापार, व्यापार, ठीक है, या व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार, वाणिज्य करने का अधिकार। तो बेटा ये है 19, हमारा ये है 19, समझ गए नहीं इस बात को, ये हमारा है आर्टिकल 19। 19 को एक बार समझेंगे और स्वतंत्रता का अधिकार 1922 तक है, और आर्टिकल 19 में जो कहा गया है वो 7 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है, और अब जो है वर्तमान में 6 हो गई, क्यों, 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है वो हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को। तो याद करेंगे 19 के में बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, 19 के बी में जो है बिना हथियारों के शांतिपूर्ण जो है संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है, इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। सी में जो है संघ बनाने की स्वतंत्रता। डी में जो है देश में कहीं भी आवागमन करने की स्वतंत्रता। ई में जो है वो देश में कहीं भी निवास में बसने की स्वतंत्रता। मतलब एफ खत्म हो चुका है, तो जी में जो है जीवन यापन करने की स्वतंत्रता, या जीवन यापन करने के लिए किसी निर्वाहन या किसी व्यापार या किसी मजदूरी करने की स्वतंत्रता। इस तरीके से ये हमारे जो हो चुका है आर्टिकल 19 हो चुका है। आर्टिकल क्या हो चुका है, 19 हो चुका। आगे देखते हैं क्या, चलिए देखते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में क्या है, अभी तक हमने सीख लिए हैं आर्टिकल 19 तक देख लिए हैं सारे। अब आर्टिकल 20 जो है ना थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, या आर्टिकल 21 में भी थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ सकते हैं, मगर हमको जो है केवल अच्छे तरीके से पढ़ना है और अच्छे तरीके से नॉलेज गेन करनी है। देखिए आर्टिकल 20 में क्या है, आर्टिकल 20 में बताया गया है अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। ये सभी बच्चों को पता होता है, ये सभी बच्चों को पता होता है इतनी बात, क्या इतनी बात सभी बच्चों को पता होता है भाई, कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण होता है। ठीक है, परंतु इसके अंदर की बात नहीं पता होता। देखिए क्या है, भूत लक्षित विधि का अधिकार। यहाँ पर भूत लक्षित जो है विधि का अधिकार नहीं है यहाँ पर। मतलब क्या कि सपोज करो कि जो जिस समय जिस व्यक्ति ने गुनाह किया है उस समय जो कानून चल रहा है, जिस समय वो क्राइम किया है उस समय जो कानून चल रहा है केवल उसी कानून के अनुसार जो है उसको सज़ा मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसके बाद या उससे पहले की कुछ भी और भी हम नियम लगाकर उस पर कर सकते हैं। पता चला कि हमने कोई काम किया गलत, उसका सज़ा जो है 5 साल चल रही है, पहले 7 साल चलती, तो ऐसा नहीं है कि आपको 7 साल मिलेगी, 5 साल ही मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में एक है, एक अपराध के लिए केवल एक बार सिद्ध अधिक, मतलब एक बार दोष, यानी कि अगर आपने एक बार चोरी की है तो उसके अपराध आपने एक बार किया तो एक बार ही आपको सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं कि हर बार आप ही को उठा लाए, एक चोरी किसी की भी हो घर में बट आपको बार बार उठा लाए, ऐसा नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको एक बार अपराध किया है तो आपको एक ही बार उसकी सज़ा मिलनी है, बार बार सज़ा नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर क्या है, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध जो है गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस बात को अपने माइंड में अच्छे से नोट कर लीजिए, ये भी बात होती है। आर्टिकल 21 की बात करते हैं, मोस्ट है ये, बहुत ज़्यादा मोस्ट है, IAS के एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है भाई, तो आप देख लीजिए, पहले इसके बारे में जानकारी करते हैं। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता इसमें है, इसकी मेन हेडिंग क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। बच्चे इतना याद करके छोड़ देते हैं, जबकि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। ये देखिए 24 अगस्त 2017 को इसमें निजता का अधिकार जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया, निजता का अधिकार। और 2018 का IAS में क्वेश्चन पूछ लिया था कि अपने मनपसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत है। ये वाला 18 का IAS में क्वेश्चन पूछ लिया था और 17 में काम किया गया था। तो निजता के अधिकार में आता है जीवन जीने का, जीवन साथी चुनने का अधिकार। तो यहाँ से क्वेश्चन बना दिया था इन्होंने। तो हम देख लेते हैं इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और इसमें 24 अगस्त 2017 को निजता का अधिकार जोड़ा गया है। अब देखो इसमें क्या क्या अधिकार है, जीवन रक्षा का अधिकार है, विदेशी यात्रा करने का अधिकार है, जीवन साथी चुनने का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, विद्युत का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध भी अधिकार है। ये भी याद रखना, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध जो है, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध भी अधिकार है। इस प्रकार लगभग जो है इसमें 40 अधिकार जो है आपको दिए गए हैं। लगभग कितने अधिकार दिए हैं, 40 अधिकार आपको इसमें दिए गए हैं। ठीक है, ये वाली बात जरूर याद रखना है कि निजता का अधिकार किस आर्टिकल में है। तो वो कौन था आपका, 24वां आर्टिकल में आपका दे रखा है निजता का, सॉरी 2017 में 24 अगस्त को। ठीक है, आगे हम देखते हैं आर्टिकल 21 का है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, और 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की यहाँ बात की गई थी। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। तो ये हो गए हैं हमारे आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21 का ए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको ऐसे ही नोट कर लिया करो वीडियो को रोक कर। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। तो अब जो हमारा आर्टिकल होगा, अब जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 जो है, जो हमारे दूसरे मूल अधिकार का अंतिम आर्टिकल है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, वो क्या है, ठीक है भाई, आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 22 में क्या है, आर्टिकल 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध संरक्षण। आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में
कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध संरक्षण, गिरफ्तारी व निरोध संरक्षण, निरोध मतलब रोकथाम, रोकथाम संरक्षण। ठीक है भाई, ये वाली बात की इतना याद कर लेते हैं बच्चे। अब मैं आपको बताता हूं इसमें क्या क्लोज है। ए में देख लीजिए क्या है। ए में गिरफ्तारी का कारण, गिरफ्तारी का कारण व वकील, वकील से बात करने की इजाज़त, बात करने की इजाज़त दी जाएगी। इसी के बी में क्या है, इसी के बी में क्या है, इसी के बी में क्या है, 24 घंटे में, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुति। सी में जो क्या है, बिना कारण, सी में क्या है, बिना सी में क्या है कि ये दोनों काम है, गिरफ्तारी का कारण और वकील से बात करने के लिए इजाज़त, और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत। ये किसके लिए नहीं होगी, देश शत्रु के लिए, जो देश का शत्रु है। ये सुविधाएं दोनों ए और बी ये किसे नहीं मिलेंगी, देश के शत्रु को नहीं मिलेंगी। और जो व्यक्ति नज़रबंद किया गया हो, नज़रबंद व्यक्ति को भी ये वाली सुविधाएं नहीं मिलेंगी। मतलब गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा, ठीक है। अपने वकील से, मनपसंद वकील से बात करने की इजाज़त दी जाएगी, ठीक है। पहले क्लोज में, दूसरी क्लोज में क्या है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। परंतु ये दोनों बातें आम आदमी के लिए है, भारत के नागरिक के लिए है, आम जनता के लिए है। परंतु किन के लिए नहीं है ये दोनों चीज़ें भी, देश के शत्रु के लिए दोनों चीज़ें नहीं है, और जिस व्यक्ति को नज़रबंद कर लिया गया है उसके लिए भी ये नहीं है। क्योंकि देश शत्रु है, मान लीजिए कोई देश पाकिस्तान का है, हमने पाकिस्तान के किसी व्यक्ति को बंद कर लिया, नज़रबंद कर लिया, और उन्होंने कहा नहीं जी मुझे तो ये अधिकार है कि मैं 24 घंटे मुझे मतलब मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करो, या फिर ऐसा करो कि मुझे जो है आप मेरे वकील को बुलाओ। तो ऐसा उनके लिए नहीं है। जो देश का शत्रु हो, चाइना का कोई व्यक्ति पकड़ रखा हमने, और चाइना के व्यक्ति पकड़ने के बाद में वो भी ये वाली बात कर लगा, तो इसमें संविधान में इस चीज़ को मना किया गया है। ये केवल आम नागरिक के लिए किया गया है यहाँ पर। अगर मैं डी की बात करूँ, इसके क्लोज डी की, तो डी में क्या है, इसमें डी में बिना कारण, बिना कारण 3 माह में, 3 माह से ज़्यादा हिरासत में नहीं ले सकते, हिरासत में नहीं। ठीक है भाई, तो ये बात दोबारा समझ लो। गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा, वकील से बात करने की इजाज़त होगी, 24 घंटे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होगी, पर खिने नहीं होगी। सीमा है देश शत्रु को, नज़रबंद व्यक्ति को बिना कारण के 3 माह के से ज़्यादा हिरासत में नहीं लग सकते। ये जो बात है ये बात रही हमारी आर्टिकल 22 में। अब हमारे दो मूल अधिकार हो चुके हैं, 2 मूल अधिकार हो चुके हैं। तीसरे मूल अधिकार की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा मूल अधिकार जो है वो हमारा क्या है, 2 मूल अधिकार हो चुके हैं। तीसरा मूल अधिकार है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है हमारा तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार या संरक्षण। ये आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में है, ठीक है। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में। तो यहाँ पर आर्टिकल 23 समझ लो पहले। आर्टिकल 23 क्या है, आर्टिकल 23 में बेटा कहा गया है दुर्व्यापार या बलात्श्रम पर प्रतिषेध, यानी कि दुर्व्यापार व बलात्श्रम यानी कि बलपूर्वक श्रम करना। दुर्व्यापार यानी कि व्यापार करना, ठीक है। और बलात्श्रम का मतलब होता है बलपूर्वक श्रम कराना। इसका मतलब क्या होता है, बलपूर्वक श्रम कराना, यानी कि पावर के दम पर जो है आप काम कराना। इस तरीके से समझ लो इसको, ठीक है भाई। आर्टिकल 24 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 24 में जो किया गया है, कारखानों में बच्चों के लिए जोखिम भरे कामों में, जोखिम भरे कार्यों में लगाने से संरक्षण, ठीक है। जिनकी आयु कितनी, 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम के, 14 वर्ष से कम आयु के, ठीक है। अब इसके लिए क्या करते हैं मैं आपको बता दूं। इसके लिए 2005 में क्या काम किया गया, बाल आयोग ने, किसने, बाल आयोग ने एक बाल संरक्षण अधिनियम बना दिया। क्या बना दिया, बाल संरक्षण अधिनियम बना दिया, यानी कि अब कानून बना दिया इस पर,
बाल संरक्षण अधिनियम पढ़ते होगे 2005, आप आईपीसी के साथ साथ विधि आयोग में पढ़ते होगे, बाल संरक्षण अधिनियम 2005 पढ़ते होगे। तो ये बना दिया गया। अब क्या है, इसने जो काम शुरू किया था, वो काम शुरू किया था 2007 में। इसने जो काम शुरू किया था वो क्या किया था 2007 में। तो पहले इनको देख लीजिए। हमने अब मूल अधिकार कौन सा पढ़ा है, तीसरा मूल अधिकार पढ़ा है, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 23 और 24 में दिया गया। 23 में क्या है, दुर्व्यापार या बलात्श्रम का है, जिस पर बलपूर्वक श्रम कराना है, ठीक है। 24 में जो है कारखानों पर बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में लगाने से संरक्षण है, प्रतिषेध है, ठीक है। इसमें क्या है, 14 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं, ठीक है, उन पर रोक लगाई गई है। 2005 में अगर हम बात करें तो बाल आयोग का गठन किया गया। बाल आयोग ने जो है बाल संरक्षण अधिनियम बना 2017 में। अब देखिए यहाँ पर बलपूर्वक, यानी कि अगर देश हित में, अगर हम देश हित में किसी व्यक्ति को, अगर हम देश हित में किसी व्यक्ति से, कोई व्यक्ति से भारत की सेवा के लिए या भारत के उत्थान के लिए, भारत की जरूरत के लिए अगर किसी व्यक्ति को हम काम पर लगाते हैं तो वो बलात्श्रम के दायरे से बाहर रखा जाएगा। यानी ऐसा मान लीजिए चीन में से हमारा युद्ध हो गया है और चीन से युद्ध के बाद में हमें सेना की जरूरत है, तो हम चाहें तो नौजवानों लोगों को सेना में भर्ती कर सकते हैं, वो बलपूर्वक हो या किसी तरीके से भी। देश रक्षा के लिए हम बलपूर्वक का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु उसे हम बलपूर्वक के दायरे से बाहर रखते हैं। ये बात अपनी याद रखना। या देश की मर्यादा के लिए, देश के उत्थान के लिए, देश के सम्मान के लिए अगर हमें किसी से कोई जबरदस्ती कार्य कराना पड़ता है तो बलात्श्रम के दायरे में नहीं आता, ठीक है। वो बलात्श्रम के दायरे में नहीं आता। इस बात को आप अपने माइंड में अच्छे तरीके से नोट कर लेना, ठीक है भाई। आप अपने माइंड में पूरे अच्छे तरीके से इसको नोट करना कि ऐसा क्या कहा गया है इसमें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बात कर ली है संविधान आपकी मौलिक अधिकार के तीसरे अधिकार की, ठीक है। अब देखते हैं चौथा मतलब मूल अधिकार कौन था। अभी तक 3 मूल अधिकार हो चुके हैं हमारे। चौथा मूल अधिकार क्या है, तो चौथा मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें, 25 से 28 तक इसमें कहा गया है। तो इसमें कितने आर्टिकल हैं, 25 से 28। ये बहुत मोस्ट है। यहाँ से बिहार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था। ये बहुत मोस्ट है। यहाँ से बिहार दरोगा का क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, ये ठीक है भाई, फिर 2020 में। तो देखिए इसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 25। इसमें क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता मतलब आप जानते हो, यानी कि किसी भी धर्म के आचरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को प्रचार करने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता इसमें की गई है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, आचरण करने की स्वतंत्रता, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, मानने की स्वतंत्रता, ये गया। मगर किसी को मतलब किसी दबाव से धर्म को मानने की स्वतंत्रता नहीं है इसमें, किसी के दबाव से, धोखेधड़ी से स्वतंत्रता नहीं की गई। परंतु इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है, ये मोस्ट है, इस मोस्ट बात को अपने माइंड में रख लीजिए। क्या है, सिक्कों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता है। यहाँ क्या है, इसमें सिक्कों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता, जो उनके लगा हुआ होता है साइड में, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कृपाण कहते हैं, ठीक है। तो कृपाण, सिक्कों को कृपाण धारण करने की जो स्वतंत्रता है वो किस आर्टिकल में, ऐसा क्वेश्चन पूछ जाता है। तो आर्टिकल 25 में जो है सिक्कों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता है। ये परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं पूछ सकता, तो आपको अपनी बेसिक समझ के लिए ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 26 में। आर्टिकल 26 में क्या है, धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता या संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता, यानी कि धार्मिक मामलों के लिए संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता या उनके प्रबंधन की स्वतंत्रता इसमें आर्टिकल 26 में दिया गया है, ठीक है भाई। आर्टिकल 27 की अगर हम बात करें तो धार्मिक अभिवृद्धि के लिए, यानी किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए, धर्म के संस्थाओं को बनाने के लिए, किसी धर्म के आगे प्रचार प्रसार करने के लिए कर संपदा की स्वतंत्रता दी गई है। यानी क्या है, हम कर इकट्ठा कर सकते हैं उस जाति या उस बहुल क्षेत्र में, या उस बहुल, जैसे कई बार ऐसा होता है मंदिर बनवाना हो तो उसके लिए ढाल रखते हैं, मस्जिद बनवानी हो तो उसके लिए ढाल रखते हैं। तो ये सब मामला जो है वो इसी के अंतर्गत है, ठीक है। और कोई भी सरकार जो है उस पर, उसकी संपत्ति पर कर की वसूली नहीं करेगी। कोई भी सरकार जो है उसके कर पर वसूली नहीं करेगी, ठीक है भाई। तो ये वाली बात यहाँ से आ जाएगी। केशवानंद भारती मामला जो था वो आर्टिकल 26 और 27 को लेकर ही कहा गया था। केशवानंद भारती मामला जो था वो मामला जो करा गया था विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, वो केरल राज्य के, तो उसमें किसके विरुद्ध किया गया था, वो आर्टिकल 26 और आर्टिकल 27 का वहाँ पर हनन हो रहा था, जिसके चलते जो है उन्होंने ये केस, केशवानंद भारती ने याचिका दायर कर दी थी इसमें, ठीक है भाई। इसके बाद में बात करते हैं आर्टिकल 28, राज्य विधि से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पता चल रहा हमने कोई स्कूल खोला, हमने कोई कोचिंग संस्थान खोला और वहाँ पर हम धर्म के उपदेश देने लगे, तो ऐसा नहीं किया जाएगा, कहीं भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी उसमें। फिर दूसरी बात यह है कि ऐसे संस्थानों में विद्यार्थियों को किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में या उपदेशों में या धार्मिक उपदेशों में भाग लेने के लिए बाध्य है, बोलने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये भी यहाँ पर ध्यान रखा गया। संविधान बहुत बढ़िया है, उसमें सभी चीज़ों को ध्यान रखा गया है, ठीक है, सभी चीज़ों का उसमें ध्यान रखा गया, जिससे कि किसी के भी मूल अधिकारों या किसी भी चीज़ पर आस्था पर ठेस ना पहुंचे, सभी चीज़ों को नज़र में रखा गया। तो एक बार समझेंगे, आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, आचरण की स्वतंत्रता, प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, इसमें 25 में सिक्कों में कृपाण रखने की स्वतंत्रता, 26 में जो है धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता, संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता, 27 में धार्मिक अभिवृद्धि के लिए और कर संपदा के लिए स्वतंत्रता,
आर्टिकल 28 में अगर हम बात करें, राज्य विधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थानों धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और संस्थान विद्यार्थियों को धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक उपदेशों में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। इस तरीके से आज की क्लास केवल इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास में जो बच्चों को थोड़ी बोरियत होती है। अब एक क्लास और इसकी होने वाली है, यानी कि मूल अधिकारी की हम एक क्लास और करेंगे। तो अभी तक 2 क्लास हो चुकी है मूल अधिकारी की, एक क्लास हमारी और बनेगी। ठीक है भाई, तो वो क्लास हमारी कल रहेगी। तो कल मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।